नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और यह है 10 एमसीक्यूज ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज फॉर गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 2। ये 10 एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। So let's begin. Question number 1. Greenhouse effect is defined as A. Increasing of global temperature. B. Trapping of heat energy by the atmosphere. C. Increasing ocean temperature. या D. Releasing of greenhouse gases. ग्रीन हाउस इफेक्ट का डेफिनेशन की सही परिभाषा क्या है? आंसर इज बी, ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी बाय द एटमॉस्फेयर। जैसे ग्रीन हाउस में क्या होता है, कांच का घर होता है, उसमें सोलर रेडिएशन अंदर आ तो जाता है, पर अंदर जब वो गर्म हो जाता है, अंदर की हवा और अंदर की धरती, तो वो जो गर्मी है वो उस कांच की छत के द्वारा ट्रैप हो जाती है और गर्मी वापस बाहर जा नहीं पाती। ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम गार्डन्स में बनाते हैं। और यही चीज एटमॉस्फेयर की वजह से धरती के साथ होती है कि इंसुलेशन एटमॉस्फेयर के अंदर तो आता है, धरती को गर्म करता है, पर धरती से वापस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो पूरा वापस बाहर जा नहीं पाता। दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी बाय द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द वर्ड नेट जीरो मीन? नेट जीरो जो एक शब्द है आजकल काफी चर्चा में, इसका क्या मतलब है? ए, फॉरेस्टेशन इज इक्वल टू डिफॉरेस्टेशन, जितने पेड़ हम लगा रहे हैं उतने काट रहे हैं। बी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, जितना खर्चा है उतनी इनकम है। सी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन, जितनी एनर्जी हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं इमिट भी उतना ही कर रहे हैं। द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज इक्वल टू द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अर्थ फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस हम इमिट कर रहे हैं हम उतना ही इमिट कर रहे हैं जितना कि धरती वापस सोख सकती है पेड़ों के द्वारा या ओशंस के द्वारा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज डी। तो नेट जीरो हो गया, जितना हम इमिट कर रहे हैं उतना अर्थ ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की जो मात्रा है वो बढ़ेगी नहीं। दैट इज कॉल्ड नेट जीरो। ठीक है, आंसर इज डी। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द टारगेट फॉर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी ऑफ इंडिया इज। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होती है कि जितना लैंड डिग्रेड हो रहा है भारत में, उस डिग्रेडेशन को हम न्यूट्रल कर देंगे, उसको हम लैंड को, लैंड अगर एसिडिक हो रही है तो उसको हम न्यूट्रल कर देंगे, लैंड अगर अल्कलाइन हो रही है तो भी हम उसको न्यूट्रल कर देंगे। तो लैंड का डिग्रेडेशन को न्यूट्रल कर देंगे, रोक देंगे। तो वो क्या टारगेट है भारत का कि 21 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय 2030, 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय 2030, 30 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय 2030, या 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ बाय 2030? द आंसर इज 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय 2030। तो भारत सरकार ने ऐसा ये गोल रखा है, ये लक्ष्य रखा है कि 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो 2030 तक वो उसका वो अगर डिग्रेड हो गई है उतनी भूमि, तो उसको हम वापस न्यूट्रल कर लेंगे, वापस खेती बाड़ी के लायक कर लेंगे। ठीक है, आंसर इज बी। और इंडिया विल रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ये मैंने आपके लिए लिंक रखा था ताकि हम प्रूफ कर सकें कि ये क्या है। और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये टॉपिक है। इंडिया विल रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 एंड दिस इज बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। 9 सितंबर 2019 को ये आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन 2021-22 द ईयर फॉलोइंग वेटलैंड्स are recognized as Ramsar sites, among them which are located in Gujarat। 2021-22 में कुछ वेटलैंड साइट्स को रामसार साइट्स डिक्लेयर किया गया था, उसमें से कुछ गुजरात में है। वो कौन से वाले गुजरात में है? ए वधवाना, बी हैदरपुर, सी खिजाड़िया, 4 भिंडवास, या 5 ठोल लेक। और इसका सही उत्तर है बी, 1, 3 एंड 5। और वो क्यों है? क्योंकि जो हैदरपुर है वो दिल्ली एनसीआर में आता है, तो 2 नहीं होगा। ठीक है, तो 1, 3 और 5 होगा। और भिंडवास जो है वो हरियाणा में आता है, तो 1 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, 2, 3 और 5 होगा, क्योंकि ये तीनों गुजरात में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एंड ग्रीन हाउस गैसेस? अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी है और ग्रीन हाउस गैस भी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यस। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये दोनों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी हैं और ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, और हाइड्रोफ्लोरो ओल्फिन्स भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से ओजोन डिप्लीट नहीं होता और हाइड्रोफ्लोरो ओल्फिन से तो बिल्कुल भी नहीं होता। और इनसे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती। ठीक है,
आंसर इज सी। क्वेश्चन 6, which one of the following adds or add carbon dioxide to the carbon cycle on the planet earth? अब इनमें से कौन सा है जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है प्लेनेट अर्थ में? वोल्केनिक एक्शन, यस। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, यस। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर डिके होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है। फोटोसिंथेसिस अकलौता ऐसा है प्रोसेस इन सब में से जिससे ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। Select the correct answer using the codes given below. 1 and 3 only, 2 only, 1, 2 and 4, or 1, 2, 3 and 4. सही उत्तर है 1, 2 and 4. Volcanic action, respiration, and 4. Decay of organic matter. These are the ones that add carbon dioxide. ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आवर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अर्थ आवर क्या होता है। ठीक है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूएनईपी एंड यूनेस्को। 2, it is a movement in which the participants switch off the lights for 1 hour on a certain day every year. C, it is a movement to raise awareness about the climate change and the need to save the planet. तो 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो क्या है, एक मूवमेंट है, एक क्रांति है जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट, जो लोग भाग लेते हैं, वो 1 घंटे के लिए रोशनी को गुल कर देते हैं और पूरी धरती पर वो 1 घंटे के लिए रोशनी गुल हो जाती है अर्थ डे के दिन, 1 घंटे के लिए। तो उस 1 घंटे में जितनी बिजली हम बचाते हैं उससे हम बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एटमॉस्फेयर में जाने से रोक लेते हैं, क्योंकि उतनी बिजली बनने में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन्वॉल्व होता है। तो ये जरूर ये सही है। 3 है, इट इज अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लानट। ये भी सही है, ये करते ही इसलिए हैं ताकि जो लोग भी आसपास, अगर पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल हो गई, मोहल्ले में 500 लोग रहते हैं, तो 400 लोगों को पता भी है, 100 लोगों को नहीं पता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो बत्ती गुल हो जाने से उनको ही पता चल जाता है कि क्लाइमेट चेंज कितना प्रॉब्लमेटिक है और उससे क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पता होता है क्लाइमेट चेंज है, उसकी अवेयरनेस के लिए हम 1 घंटे भर की लाइट बंद कर देते हैं। तो ये 2 भी सही है और 1 भी सही, 2 भी सही है और 3 भी सही है, 1 सही नहीं है। और इनमें से ऑप्शन होगा 2 एंड 3 ओनली। 1 सही क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर होगा सी। और ऑर्गेनाइज बाय WWF फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये जो अर्थ आवर है, दिस इज ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, नॉट यूएनईपी और यूनेस्को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, recently there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which one of the following sites? अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये गुजरात का एग्जाम है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कि हाल ही में हुआ था कि कुछ शेर जो हैं, लायंस जो हैं, मतलब शेर, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट जो गुजरात में है वहां से ट्रांसफर किया जाए एक दूसरी साइट पे। तो गुजरात से कहाँ ले जाने की बात हुई थी? कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सरिस्का नेशनल पार्क? और सही उत्तर है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश अगल बगल के राज्य हैं और शेर मध्य प्रदेश में शायद रह सकते हैं, इसलिए उनको वहां भेजा जा रहा था, क्योंकि हर जगह शेर नहीं रह सकते। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं होने के चांसेस हैं? ए, इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ मलेरिया, मलेरिया जरूर फैलेगा। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बारिश की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक हो जाती है। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो वहां पानी जमने लगा, और वहां पर जब पानी जमने लगा तो मच्छर होंगे, तो मच्छर होंगे तो मलेरिया फैलेगा, तो मलेरिया फैलने के चांसेस होंगे। बी, इंक्रीज इन वाटर शॉर्टेज। और दूसरा एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि कुछ एरियाज हैं जो पहले से सूखा पड़ रहा था और सूखा पड़ सकता है, तो वहां पानी की कमी हो सकती है, तो ये भी चांस है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सी, इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ नाइट्रोजन लोडिंग इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, कि जो नदियां और झीलें और तालाब हैं उनमें ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए। और डी, इंक्रीज मोबिलिटी फ्रॉम हीट वेव्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड। मोबिलिटी मतलब होता है सैडनेस या स्ट्रगल। तो हीट वेव्स तो होते ही हैं, दिल्ली में हो रहे, राजस्थान में हो रहे, पूरे नॉर्थ इंडिया में हीट वेव्स हैं। ड्रॉट्स मतलब सूखा, फ्लड्स मतलब बाढ़, तो ये सभी कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगी। सी जो है ना, इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ नाइट्रोजन लोडिंग इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, इसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई सीधा संपर्क है ही नहीं। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है वो अक्सर हम जो कपड़े अपड़े धोते हैं या हम जो खाद इस्तेमाल करते हैं खेतों में, और वहां से जो पानी, गंदा पानी जो खेतों से या हमारे घरों से जो सूरज आसपास की नदियों, तालाबों, झीलों या समुद्र में जाता है, उससे नाइट्रोजन की जो मात्रा है आसपास बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ जाती है ना, तो उससे फिर यूट्रोफिकेशन होता है। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं, ये डायरेक्ट एंथ्रोपोजेनिक कारण है, ह्यूमैन मेड कारण है कि हम गंदा करते हैं तो नाइट्रोजन लोडिंग बढ़ती है। ठीक है, तो आंसर इज सी,
increase in the incidence of nitrogen loading in streams and rivers is not a major risk associated with global warming. ठीक है, आंसर इज सी. Everything else is associated with global warming. Question number 10, final question. The intersection of economic and environment considerations gives rise to dash development. जब इकोनॉमिक मतलब क्या, व्यापार पैसे का, और एनवायरमेंट मतलब प्रकृति का. जो पैसे का और प्रकृति का दोनों का ख्याल रखते हुए हम डेवलपमेंट करते हैं, तो कौन सा डेवलपमेंट होगा? बियरेबल, इक्विटेबल, सस्टेनेबल या वायबल? सही उत्तर है सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा ही यही है, डेवलपमेंट which meets the needs of the current generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन मतलब वो डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, लंबे समय तक चले. सस्टेन का मतलब होता है लंबे समय तक चलना. तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास इस गति से होगा कि हम प्रकृति माता का भी ध्यान रखेंगे, तो फिर उस तरह के विकास की गति लंबी चल सकती है, और फिर भविष्य में हमारे बच्चों के लिए और पोते पोतियों के लिए भी स्कोप बचेगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. इफ यू हैव एनी डाउट्स और disagreements, please let me know in the comments below. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. See you in the next video.